नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है और इसी के साथ संभावनाओं, उम्मीदों के अनुमानों की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। 7 करोड़ यात्रियों की सालाना क्षमता वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 लाख टन कार्गो हैंडलिंग की क्षमता रखता है। अनुमान है कि इससे यूपी की जीडीपी में 1% से ज्यादा की संभावित बढ़ोतरी होगी। ये आंकड़े सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी नहीं बताते, ये बताते हैं कि ऐसे इकोसिस्टम इकोनॉमिक इंजन की कहानी जो खेत से लेकर फैक्ट्री तक और लोकल से लेकर ग्लोबल मार्केट तक हर कड़ी को जोड़ने वाला है। फल, सब्जियां, डेयरी को सीधे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच मिलेगी, एसएमई सेक्टर को ग्लोबल एक्सेस मिलेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में गिरावट के साथ एक्सपोर्ट में तेजी आ सकती है। जाहिर है, इस एयरपोर्ट के आसपास एक पूरा नया शहरी इकोसिस्टम तैयार होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे अब सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि देश का अगला रियल एस्टेट पावर हाउस बनते दिख सकता है, जहां एक तरफ निवेशकों की नजरें प्लॉट्स पर हैं तो वहीं दूसरी तरफ एंड यूजर्स के लिए एक पूरी नई अर्बन लाइफस्टाइल तैयार हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि रियल एस्टेट में निवेश के यहां मौके बन रहे हैं या गाड़ी निकल चुकी है। जिन्होंने बीते एक दशक में जेवर में एयरपोर्ट में की वजह से वहां पर निवेश किया है, उन्हें क्या रिटर्न मिला है? आज जेवर का प्रॉपर्टी मार्केट निवेश के लिए बेस्ट चॉइस है या फिर रहने के लिहाज से किस तरह की रिहाइश होगी चाहिए आगे फ्यूचर में? एप्रिसिएशन और कैपिटल ग्रोथ की स्थिति क्या है? सबसे बड़ी बात कि चुनौतियां क्या है? इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल है। हमारे साथ मिस्टर रवि निर्वाल हैं, सेल्स डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल पार्टनर स्क्वायर यार्ड्स। मिस अंकिता सूद हैं, नेशनल डायरेक्टर रिसर्च नाइट फ्रैंक इंडिया। और मिस्टर रवि सिन्हा हैं, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। तो रवि सिन्हा जी, रवि निर्वाल जी, आपका बहुत स्वागत है और अंकिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रवि निर्वाल जी, पहले आपके पास आते हैं। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि सेल्स वर्सेस ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सीधे मार्केट में हैं, होम बायर्स के संपर्क में रहते हैं। स्पष्ट बताइए कि जेवर में जो डिमांड दिख रही है वो असली एंड यूजर हैं या फिर अभी भी ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टर्स का है? सर, काफी अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये क्वेश्चन काफी बार पहले भी सामने आया है। और अगर आप रियलिटी की बात करते हैं तो अगर मैं इन्वेस्टर वर्सेस एंड यूजर आज की डेट में यमुना एक्सप्रेस पे देखता हूं, आज की डेट में भी आप ये मान सकते हैं कि देयर इज अप्रोक्सीमेटली 60% जो बंदे हैं वो आज भी इन्वेस्टर हैं और 40% लोग जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो आप एंड यूजर ले सकते हैं। क्योंकि अगर आज की डेट में कोई भी नया प्रोडक्ट प्री लॉन्च में आ रहा है तो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली लाइक 4 years 5 years काइंड ऑफ, जब लोगों को उनका घर मिलेगा, जब उनको पोजीशन मिलेगा। उस हिसाब से वो जो 40% लोग मैं आपको बता रहा हूं, दोज आर एंड यूजर्स, कि उनको पता है कि हाँ 4 साल के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पे एक अच्छा खासा रहने के हिसाब से पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होगा। जिसका कंपैरिजन अगर मैं आज की डेट में करता हूं कि आज की डेट में यमुना एक्सप्रेसवे देयर आर वेरी लिमिटेड सोसाइटीज व्हिच आर लाइक रेडी टू मूव इन एंड वेयर द पीपल आर लिविंग करंटली। वो काफी लिमिटेड है आज की डेट में। बट अगले 4 से 5 साल में अगर हम देखें काफी ज्यादा एंड यूजर भी वहां पहुंचेंगे और इन्वेस्टर्स तो ऑब्वियसली आज की डेट में पैसा लगा ही रहे हैं सो दैट उनको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। अंकिता जी, आपसे मेरा सवाल यह होगा कि रियल डेटा वर्सेस हाइप को समझना बहुत जरूरी है। आपने भी एक रिपोर्ट जारी की है इस पर। डेटा के हिसाब से जेवर में जो प्राइस ग्रोथ दिख रही है वो फंडामेंटल है या एयरपोर्ट की उम्मीदों पर बना एक सेंटिमेंट है? देखिए, वो अभी के लिए तो उम्मीदों पे बना सेंटिमेंट है दीपक जी। देयर हैज बीन कुछ ग्रोथ हुआ है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब इतना लार्ज एयरपोर्ट जैसा आता है तो जितना प्राइस अप्रिसिएशन होना होता है वो अनाउंसमेंट पे ही फैक्टर इन हो जाता है। उसके बाद हमें पता है कि जेवर एयरपोर्ट ऑलरेडी 20 साल डिलेड है। इट इज मतलब अभी अनाउंसमेंट होते होते भी हमें 1 साल लग गया है जब इसका फाइनल ऑपरेशनल होना था। तो करंट अगर आप देखें 20 साल में जो ग्रोथ होनी थी वो तो हुई है। और जैसे नीरज जी कह रहे हैं कि वहां पे अभी कोई रिहायश इतनी नहीं है। आपका सबसे नजदीक जो एक एरिया है वो आपका ग्रेटर नोएडा और नोएडा है। तो उस एरिया को फुली फंक्शनल और एक रेट्रोपोलिस कोट एंड कोट बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो करंटली मिड टू शॉर्ट टर्म वहां का कोई इतना जो भी हाइप दिख रहा है वो पूरा सेंटिमेंट ड्रिवन है। और वाकई जो ग्रोथ होने वाला है उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रवि सिन्हा सर, आपके पास आएंगे। आपसे समझना चाहेंगे कि ग्राउंड ट्रूथ वर्सेस नैरेटिव को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि जेवर आज रियल सिटी बन रहा है या अभी भी यहां एक लैंड ट्रेडिंग मार्केट से ज्यादा नहीं है?
और दीपक, मुझे आप थोड़ा सा लाइटर नोट से शुरू करने का अगर अलाउ करें तो मैं ये प्लीज। कहूंगा कि हमारे आपके जैसे लोग अगर अपने लिए सोच रहे हैं तो वो एरिया हैबिटेशन रेडी नहीं है। अगर हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं तो इट्स टू अर्ली। हाँ, अगर हम ये चाहते हैं हमारा ग्रैंडसन ये कहे कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत विजनरी थे, तब वो एरिया परफेक्ट है। तो ये थोड़ा लाइटर नोट पे है, लेकिन बिल्कुल अब सही। आप उस एरिया को देखिए। उस एरिया में मैं तीन लेवल पे देख रहा हूं। कार्गो हब बनेगा, ब्लू कॉलर जॉब्स क्रिएट होंगे, ये एक रियलिटी है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। लेकिन क्या उस वर्कफोर्स के लिए, ब्लू कॉलर वर्कफोर्स के लिए बिलो 1 करोड़ इन्वेंट्री वहां है? नहीं है। अब आप आइए, सबसे ज्यादा वहां पे क्या चल रहा है? लैंड बैंकिंग चल रही है। ये सच है कि इन्वेस्टर्स ने 4x 5x रिटर्न लिया है, लेकिन आप इसको रिटर्न मानते हैं या ये नॉशनल एप्रिसिएशन ऑन पेपर है? एक मार्केट का रिटर्न हमेशा तय होता है सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन से, न कि प्राइमरी मार्केट के नॉशनल प्राइस से। और सेकेंडरी मार्केट में सच ये है कि बहुत इन्वेस्टर्स स्टकअप हैं। जिन लोगों ने अपार्टमेंट भी ले लिया है, अब कहने को उनका 2x हो गया है, क्या वो रीसेल करके निकल सकते हैं? तो मुझे लगता है कि जेवर का जो इन्फ्लुएंस एरिया है उसको लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया है। ये ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा कटा हुआ है। मैं जितनी मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ता हूं कि इतना परसेंट का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है और सब सारे ही जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ हैं वो डबल डिजिट में है, मुझे नहीं लगता कि जेवर की बात छोड़ दीजिए। आज की इकोनॉमी में जो स्ट्रेस है, आज की इकोनॉमी में जो जॉब मार्केट पे एक संकट है, उसको देखते हुए मुझे किसी भी मार्केट में एमसीएलआर प्लस 2% 3% से ऊपर का नहीं दिखता है रिटर्न। और अगर मुझे एमसीएलआर प्लस 2% 3% का रिटर्न चाहिए तो मैं किसी हैबिटेशन रेडी एरिया में जाऊंगा, या मैं ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में जाऊंगा जहां की हैबिटेशन रेडी होने में मुझे 10 से 15 साल लगेंगे। मुझे लगता है जेवर एयरपोर्ट के साथ वही कहानी दोहराई गई है जो नवी मुंबई के साथ हुई थी। ये इन्वेस्टर्स का एक डेन बनकर रह गया है। रवि निर्वाल जी, आज भले ही जेवर में लोग प्लॉट और प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन आसपास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पुख्ता नहीं है। यानी ना बेहतर स्कूल हैं, ना हॉस्पिटल हैं, ना जॉब्स हैं। फ्यूचर में आएंगी तो देखा जाएगा। ये कहना सही होगा क्या कि सिर्फ फ्यूचर प्रॉमिस यहां पर बेचा जा रहा है? हम नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, अगर वहां अपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली एक 3 BHK 1.2 1.3 CR के आसपास में वो इन्वेंट्री मिल जाती है, राइट। जबकि अगर हम बात करते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे की, सेंट्रल नोएडा की, या उसका कंपैरिजन हम कहीं भी नोएडा में करें, द इन्वेंट्रीज आर नॉट देयर एट दीज प्राइजेस। अगर किसी का भी बजट उस बजट ब्रैकेट में आता है तो आज की डेट में उनके लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट भी चाह रहे हैं तो भी एक मजबूरी बनती है कि उधर ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर एंड यूजर है तो ऑब्वियसली कुछ और ऑप्शंस भी आ जाते हैं, बट फिर भी लोगों को देखते हुए लगता है कि यार 4-5 साल में कुछ तो फ्यूचर बनेगा। जैसा मैंने पहले भी बोला, आज की डेट में मैं बिल्कुल रवि जी की बात से सहमत हूं कि आज की डेट में कुछ नहीं है। आज की डेट में टाइम लगेगा। काफी कम लोग वहां पे रह रहे हैं। देयर इज ओनली वन सोसाइटी जहां पे काफी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, बट उसके अलावा तो अभी सब कुछ लगता है कि हाँ 4 साल 5 साल 6 साल लगेंगे, राइट। सो बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यस, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और एक जेन्युइन रेट्स पे आज हमें कहीं कुछ मिलता है तो वो यमुना ही दिखता है। अंकिता जी, जो रफ्तार है डेवलपमेंट की, उसके मुताबिक क्या ये इलाका अगले 5-10 साल में लिवेबल सिटी बन सकता है, या अभी ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टोरी है जहां लोग रहना नहीं बल्कि निवेश करना और बेचना चाहते हैं? देखिए, रीसेल करने के लिए भी दीपक जी कोई बायर तो होना चाहिए। अगर जब एक इन्वेस्टर एक एग्जिट करता है तो उसके लिए जो बायर है वो भी तो देखेगा कि वहां पे क्या है। तो करंटली ये एक इन्वेस्टमेंट स्टोरी है। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से किसी भी जगह का लैंड पोटेंशियल, लैंड वैल्यू खुल जाता है। वो तो ये हुआ ही है। वो तो अनाउंसमेंट पे ही, जैसे मैंने कहा, फैक्टर इन प्राइस अप्रिसिएशन ऑलरेडी हो जाता है। पर जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे इन्वेस्टर एग्जिट कर पाए, चाहे एंड यूजर को या फर्दर किसी इन्वेस्टमेंट पर्सन को, वो अभी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब हम कह रहे हैं थोड़ा टाइम, तो इतने मैसिव प्रोजेक्ट को जिसका अभी सिर्फ फेज 1 ही स्टार्ट हुआ है और अभी कार्गो और फ्रेट ही है, तो आप मिड टर्म अगले 5 से 10 साल तक हम यहाँ पे कुछ देखेंगे। अगर आप देखिए ना, एग्जाम्पल
गुड़गांव में आपका द्वारका एक्सप्रेसवे अभी भी बन रहा है। डीलेड प्रोजेक्ट था पर अभी भी स्पोराडिक डेवलपमेंट हो रहा है। इन्वेस्टर्स एग्जिट नहीं कर पाए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पे हम कब से बेच रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट आने से पहले। एयरपोर्ट ही 2001 में अनाउंस हुआ था। करेक्ट। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का आना इस किसी जगह की रिहाइश के लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट हेवन बन जाता है। पर एक इन्वेस्टर भी कितना ट्रेड करेगा, क्योंकि उसका प्रीमियम तो ऑलरेडी फैक्टर हो जाता है शुरू में ही। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। और बाकी सब स्पेकुलेशंस में इतना ज्यादा नहीं, जैसे जो हम परसेंटेज अपटिक देख रहे हैं, रवि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, दो डबल डिजिट में परसेंटेज ग्रोथ दिखा रहे हैं। इतना तो जहां रिहाइश है, द्वारका एक्सप्रेसवे एक्सेट्रा में भी पिछले 4-5 साल में हुआ है। अगर आप हम्म। पिछले 10 साल का कैगर देखें तो सिंगल डिजिट है, अगर आप एडजस्ट टू इन्फ्लेशन करें तो। ये तो बहुत ही लीनियर प्रोजेक्शंस हैं कि डबल हम्म। डिजिट में ग्रो हो जाएगा। करेक्ट। करेक्ट। किसी भी जगह के लिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ एग्जैक्टली। आने में अभी टाइम लगेगा। रवि जी, जो लोग 5-7 साल पहले निवेश करके बैठे हुए हैं, क्या उन्हें एग्जिट और रिटर्न मिल रहा है, या लिक्विडिटी अभी भी एक बड़ी चुनौती दिख रही है आपको? देखिए, पूरा जो जेवर का इन्फ्लुएंस एरिया है, उस एरिया में, चूंकि मैं ग्रेटर नोएडा में बैठा हूं, मैं अपने ग्रेटर नोएडा के जिस स्टूडियो में बैठा हूं, यहां से एयरपोर्ट 45 किलोमीटर है। और नई दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो 55 किलोमीटर है। तो मेरे लिए डिस्टेंस वाइज कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब रही बात कि उस एरिया में एग्जिट हो रहा है या नहीं, ज्यादातर जो डेवलपर्स हैं, ये ऑन कैमरा कोई आपसे एडमिट नहीं करेगा, लेकिन डेवलपर्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम वहां पर चल रही है। इन्वेस्टर्स को उन्होंने मल्टीपल यूनिट्स बेच तो दिया है, लेकिन आज वही इन्वेस्टर हाथ खड़े कर रहा है कि हम फर्दर पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टर को भी इन्वेंट्री ऑफलोड करके आगे निकलना है। एक एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से आप देखिए, ये बात तो सब लोग मान रहे हैं कि वहां पे 10 साल आगे की कहानी है। एक एवरेज सैलरीड क्लास जो कि रियल एंड यूजर होता है, जिसको कि इन्वेंट्री ऑफलोड की जाती है, वो 20 साल के होम लोन पे घर लेता है। अगर वो 10 साल उसको वेट करना पड़ेगा वहां पर जाकर शिफ्ट होने के पहले, और 20 साल 25 साल में पता चलेगा कि वो बिल्डिंग भी जर्जर होने लगी है, मुझे लगता है कि जो हाइप क्रिएट किया गया है उसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न का खेल होता है। जिन्होंने हाई रिस्क लेकर इनिशियल डेज में वहां पैसा डाला है, हम्म। उनका रिटर्न तो बना है, लेकिन वो रिटर्न आपको जो बताया जा रहा है वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, 1 CR का अगर एक लैंड प्लॉट कहने को 5 CR हो गया है, क्या उस 5 CR में आप एग्जिट ले सकते हैं? नहीं। हम्म। 3.5 CR से ज्यादा का एग्जिट आपको संभव नहीं है। हम्म। तो ये पूरी जो कहानी है, ये कहानी एक फेरी टेल बनाई जा रही है कि एयरपोर्ट आ गया तो ऐसा होगा। मुझे याद आ रहा है कि नवी मुंबई में हमने 20 साल यही कहानी देखी थी। और हम्म। मुझे जो ऐतराज है इस पूरी ऐसी कहानी से, जो मुझे ऐतराज है वो ये कि एक एवरेज सैलरीड क्लास अक्सर ऐसे हाइप पल ये स्टोरी सुनकर, ऐसे मीडिया रिपोर्ट हम्म। सुनकर पैसे डाल देता है और वो फंस जाता है। बिल्कुल, ये चर्चा जारी रखेंगे। यहां वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि जेवर के ये जो प्रॉपर्टी मार्केट है, ये जो नया पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, यहां पर चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के आसपास बढ़ रहे अर्बनाइजेशन की, बढ़ रहे प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटीज की। इन सारी चीजों को समझ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने 8-10 साल पहले निवेश किया था उन्होंने कितना रिटर्न पाया, आगे क्या उम्मीदें बन रही हैं, कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कहाँ चुनौतियां हैं। इन्हीं सारी बातों पर चर्चा आज हमारे साथ हो रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। गेस्ट के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रवि नरवाल जी, भले ही एयरपोर्ट तैयार हो गया है लेकिन सोशल इंफ्रा डेवलप होने में अभी समय है। जाहिर है रिहाइश के लिए एक पूरे अर्बन इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसमें अभी देरी है। इस बीच बिल्डर्स प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लैंड बैंक तैयार कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पूरा मार्केट एक करेक्शन देख सकता है, और आज जो कीमतें हैं उनमें क्या ये रिस्क शामिल है? सर देखिए, मैं इसको आपको दो तरीके से समझाता हूँ। जो अपार्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से पिछले 1 साल से रेट बढ़ रहे थे, आज की डेट में वो रेट जाके थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गए हैं व्हेन इट कम्स टू ऑल दी A+ कैटेगरी डेवलपर्स। अगर मैं आपको बोलूं तो आज की डेट में जो पर स्क्वायर फीट का जो वहां पे रेट आता है वो कोई 9,000, पहले हम बात कर रहे होते
तो हमें लग रहा था ये प्राइस अभी और ऊपर जाने वाला है, बट आज की डेट में अब सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि नहीं, ये प्राइस स्टेगनेंट है व्हेन इट कम्स टू अपार्टमेंट्स। लेकिन जब हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो प्लॉट्स में भी ऑब्वियसली आज की डेट में रेट थोड़ा स्टेगनेंट है, लेकिन एग्जिट है। रेट प्लॉट्स में जब मैं देखता हूं, मैं मार्केट में देखता हूं क्या डील्स हो रही है क्या नहीं, सो प्लॉट्स में आज भी एग्जिट है। लैंड का यमुना एक्सप्रेसवे पे थोड़ा ज्यादा क्रेज है व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद अपार्टमेंट्स। एंड बाकी तो सर यही है दैट कि जैसे हम बोल रहे हैं कि इट विल टेक अनदर 4 to 5 years 6 years कि हाँ हैबिटेशन आएगा। अंकिता जी, सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है आपकी नजर में जेवर में? ओवर सप्लाई, स्लो इंफ्रा, या फिर जॉब्स की कमी, जिसे आज निवेशक शायद नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, किसी भी जगह के डेवलप होने के लिए एक इकोनॉमिक एंकर बहुत जरूरी है। एयरपोर्ट या कोई भी इंफ्रा आने से वहां का लैंड पोटेंशियल खुलता है, लैंड वैल्यू ओपन होती है, बट इकोनॉमिक एंकर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो कौन से सेगमेंट में आने वाली हैं? व्हाइट कॉलर्ड है, ब्लू कॉलर्ड है, तो वहां जिस टाइप की इंडस्ट्रीज आएंगी, जिस टाइप का सर्विस सेक्टर आएगा, वो ही निर्धारित करेगा कि वहां का प्राइस किस लेवल पे बैठेगा। अभी हम सिर्फ स्पेक्यूलेटिव 9,000, जैसे रवि जी कह रहे हैं, अभी अगर वेटेड एवरेज 9,000 जा रहा है तो यही आपके फरीदाबाद में भी जा रहा है जहां पे एयरपोर्ट नहीं है। तो वहां पे सिर्फ इंफ्रा के आने से 9,000 टच हो रहा है। वेरी क्लियरली इट इज वेरी स्पेक्यूलेटिव। रेड फ्लैग यही है कि अभी सेंटिमेंट इतना बूस्ट हो गया है, बायर्स जो वनरेबल बायर्स हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, पर इंफ्रा आने में अभी बहुत टाइम है। ओवर सप्लाई तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी सिर्फ लैंड बैंकिंग हो रही है। डेवलपर्स भी कॉग्निजेंट हैं, उन्हें भी पता है कि एकदम से लॉन्च नहीं किया जा सकता। हमने मार्केट देखी है, एनसीआर क्लासिक एग्जांपल है, वो ओवर सप्लाइड मार्केट। तो ओवर सप्लाई मैं नहीं कहूंगी। रवि जी, एक अंतिम और सीधा सवाल। हमने एनसीआर में पहले भी ओवर सप्लाई समेत तमाम दिक्कतें देखी हैं। जेवर में क्या ये बूम टिकाऊ है, या हम एक ऐसे रियल एस्टेट साइकिल की शुरुआत में हैं जहां आगे करेक्शन के संकेत दिख सकते हैं? देखिए, मैं सीधा सा आम आदमी के पर्सपेक्टिव से कहता हूं, आपको रियल एस्टेट को समझना है, अपने पर्सनल फाइनेंस से उसको देखिए। अगर आपको कैपिटल पार्क करना है तो कैपिटल पार्क करने में भी देखना है, 10 साल के लिए कैपिटल पार्क करना है तो यमुना एक्सप्रेस पे आप चले जाइए। लेकिन अगर आप लोन लेकर वहां पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपकी समझदारी वैसी ही है जैसे किसी ऐसे इंसान की जो लुई विटॉन और गुची लोन पर जाकर ले रहा है। तो मैं कहूंगा कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस को देखिए, कैपिटल आपको पार्क करना है, कितने साल के लिए पार्क करना है। यानी 100 की सीधी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेवर एयरपोर्ट एक नए रियल एस्टेट समेत पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा, किसानों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए ग्लोबल कनेक्टिविटी देगा, रोजगार के मौके देगा, और इन सब का असर रियल एस्टेट पर पड़ना तय है। लेकिन ये एक लंबा साइकिल है। अगर आपको भी जेवर में निवेश के लिए असाधारण रिटर्न दिलाने के ऑफर आ रहे हैं तो अपने विवेक से काम लें। किसी तरह के फोमो में पड़ने से पहले ग्राउंड रियलिटी चेक करें, हमारे एक्सपर्ट्स की बातों पर गौर करें, और उसके बाद ही किसी तरह का डिसीजन लें। तो इसी के साथ रवि निर्वाल जी, रवि सिन्हा जी और अंकिता जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।